नमस्कार। आज मैं आपको जो डिस्कस करूंगा टॉपिक पे वो है ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट नेगेटिवली, यानी मानव एवं पर्यावरण अंतरक्रिया, मानव जनित गतिविधियां एवं पर्यावरण पर उसका प्रभाव। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो मानवीय पर्यावरण को प्रभावित करती है और पर्यावरण जिससे मानव प्रभावित होता है, उन गतिविधियों का अध्ययन होगा। तो सबसे पहले जिसकी चर्चा करूंगा वो है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। प्रौद्योगिकी, हालांकि प्रौद्योगिकी इंसानों के जीवन को आसान बनाती है, लेकिन जहां इसने मानव के जीवन को आसान बनाया वहीं इसने बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न कर दी। मानव के जीवन को आरामदायक बनाया। आज टेक्नोलॉजी है जिसके बल पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये तकनीकी है जिससे आज आप मेरे से रूबरू हो रहे हैं, साक्षात्कार हो रहा हूँ और आपसे अच्छे से बेहतर रूप से मैं अपनी बातों को, विचारों को दे रहा हूँ। फिर भी यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। यह खतरा बढ़ते प्रदूषण, विकिरण, संसाधनों का शोषण आदि के कारण है। विकिरण का खतरा बढ़ रहा है। दिन भर मोबाइल फोन, वाईफाई का उपयोग हमारे चारों ओर बढ़ रहा है। इसलिए हम यह नोटिस कर सकते हैं कि इस दौरान मधुमक्खियों जैसे कई छोटे पक्षी और कीड़े नजर नहीं आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनकी संख्या गिरती जा रही है रेडिएशंस के। अब ये आप कहेंगे कि हमारा मोबाइल फोन, वाईफाई कैसे मधुमक्खियों से प्रभावित है? देखिए, जनरली हमारा बॉडी, हमारा जो सिस्टम है वो इतना कहा जाए परिपक्व है कि ये छोटी छोटी रेडिएशन से प्रभावित नहीं होता, लेकिन लंबे अंतराल तक अगर ये हमारे साथ रहेगा तो इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन छोटे जीवों में इसे हम जल्दी देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मधुमक्खियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे तीव्र रूप से रेडिएशन को सुन लेती हैं। उनके पास ऐसी सेंसर्स होते हैं जिससे कि वो छोटी से छोटी ध्वनियों को भी आवाज दूर से महसूस कर लेते हैं। रेडिएशंस को उनको ज्यादा खतरा होने लगता है और वो उनके जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है। हमारे लिए भी इसका प्रभाव नेगेटिव है, धीमे धीमे सही, लेकिन ये एक स्लो पॉइजन के रूप में हमारे शरीर को प्रभावित करने लगता है। यहां तक कि सरकारें इसके हानिकारक प्रभाव को महसूस किए बिना मुफ्त वाईफाई देने की बात आज कर रही है। तो गवर्नमेंट और बहुत से सेक्टर्स मुफ्त वाईफाई और नेटवर्क की दुनिया को और आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो जहां तक ये बढ़ावा भी दे रहे हैं, लेकिन ये बढ़ावा काफी हद तक नुकसान साबित हो रहा है। वाईफाई के साथ लाइब्रेरी या कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने से सिर दर्द होने की शिकायत आम हो चुकी है और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं से ये हमारे मस्तिष्क पर प्रभावित हो रहा है, मस्तिष्क की गतिविधि को काफी हद तक चोट पहुंचा रहा है। अगला जो एस्पेक्ट, जो ह्यूमन एक्टिविटी दैट इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है वनों की कटाई। वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने वनों के ऊपर आपसे चर्चा किया। मैंने बताया कि भाई वन जो है, वन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? कई कारण से। एक तो ये फ्लड यानी बाढ़ से हमें बचाता है, रक्षा करता है। विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां, औषधियां सब हमें इनसे मिलती है। लकड़ी का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑक्सीजन। हम कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं, और वन इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके लेकर के बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं यानी पेड़। अब ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत है वन, क्योंकि वन में पेड़ों की मात्रा अधिक होती है। लेकिन वन के कटने के साथ साथ ये सारी समस्याएं, जैसे फ्लड की समस्या, बाढ़ की समस्या और वन जीवों के रहने की समस्या, हैबिटेट्स की घटने की समस्या और ऑक्सीजन की मात्रा या लेवल कम होने की समस्या, जिससे कि हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों की समस्या देखने को मिलती है।
तो वन का कम होना, डिफॉरेस्टेशन एक समस्या हमारे लिए बनती जा रही है। विकास के विस्तार और शहरीकरण के नाम पर लगातार पेड़ पौधों को कटाई हो रहा है। व्यापक रूप से यह पर्यावरण को दुष्प्रभावित करता चल रहा है। इस प्रकार हम सुरक्षित सीमाओं से परे प्रकृति और पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि हम सस्टेनेबल वर्क नहीं कर रहे हैं। लकड़ी आवश्यक है, वन का काटना भी हमारे लिए कई स्थानों पर महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन वन की क्षति को पूर्ति करना हमारी आवश्यक जिम्मेदारी है। हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि यदि एक पेड़ हम काटते हैं तो उसका एक स्थान, एक पेड़ दूसरा लगाया जाए। अब मैंने देखा बड़े पैमाने पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत पेड़ों की कटाई हुई। मेरे कोचिंग के ठीक सामने एक पेड़ हुआ करता था जो कि अक्सर बढ़ जाता था, परिणाम स्वरूप हमारे बोर्ड को ढक देता था। तो कभी कभी मन में बड़ा खींच होता था कि ये पेड़ हमारे बोर्ड को ढक देता है, कई लोग सामने आमने से गुजरते हैं और कोचिंग को भी नहीं देख पाते, तो ये हमारे व्यवसाय के लिए शत्रु है, खतरनाक है। लेकिन फिर ये लगता था नहीं, पेड़ है और इससे हमें विभिन्न प्रकार का लाभ है, जीव है, अतः हमेशा कटिंग करा दिया करता था, जिससे कि वो जो लाइन्स इलेक्ट्रिसिटी की जाती हैं उनको प्रभावित ना करे, क्योंकि कई बार वो इतने बड़े हो जाते थे कि इलेक्ट्रिसिटी के तार को टच करने लगते थे, उससे खतरा भी था और तार गिर जाने का भी डर रहता था, तो कटिंग करा दिया करते थे। लेकिन एक दिन मैं अचानक क्लास ले रहा था अंदर, और जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि पेड़ कटा हुआ जमीन में पड़ा था। बड़ा ताज्जुब लगा कि पेड़ कटा हुआ है, इस पेड़ को किसने काट दिया। मैंने देखा यही पेड़ नहीं, इसके पूरे समुदाय को काट दिया गया, यानी कि सामने आमने जितने पेड़ थे वो सारे पेड़ जमीन में नतमस्तक पड़े थे और उनकी शवसैया तैयार की जा रही थी, यानी उनको काट काट के गाड़ियों में उनकी लकड़ियों को रखा जा रहा था। बड़ी आर्या मशीन आई और उसने फटाफट पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। मेरे मन में विचार आया जानकारी लेने का कि क्यों हो रहा है, तो भाई स्पष्ट रूप से जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि वे लीगली इनको काटा इसलिए जा रहा है ताकि यहाँ पर जो समकोणीय सड़क हैं तो उनको निर्मित किया जा सके, और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जितने अनावश्यक पेड़ पौधे बीच में आ रहे हैं उन्हें काटना जरूरी है, तो इसलिए इन्हें काट दिया गया। और इसके दृष्टिकोण से कि इनकी क्षतिपूर्ति के लिए नए पेड़ लगाए जाएंगे, ग्रीनरी का पूरा विकास किया जाएगा। तो चलो भाई ये बात ठीक लगी कि चलो ग्रीनरी का विकास हो जाएगा तो जो क्षति वो पूर्ति हो जाएगी, पेड़ फिर से आ जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो छोटे छोटे पौधे पेड़ लगाए गए उनका रखरखाव ठीक से ना होने की वजह से वो सूख गए, डेड हो गए। जिन जालियों से उनको कवर किया था कुछ दिनों में चोर उचक्के वो जाली भी उखाड़ ले गए, सड़क समकोण बन गई और ग्रीनरी के नाम पे जो पौधे और वृक्ष लगाए गए थे वो उनमें से लगभग 90% पौधे वृक्ष सब खराब हो गए, सूख गए। 10% जो जीवित थे वो अभी छोटे थे, धीरे धीरे पनप रहे थे। मन में एक प्रश्न आया, इतनी बड़े पैमाने पे पेड़ों की कटाई हुई और जो ये पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे थे, क्या ये जो 10% नए पौधे अभी पनप रहे हैं इन पौधों से उतना ऑक्सीजन हमें तुरंत मिल रहा है? होना तो कुछ यूं चाहिए था कि नए पौधों को लगाना चाहिए था जब वह कुछ बड़े हो जाते, जिनसे कि हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलने की दृष्टि दिखाई देने लगती, तब ऐसे पेड़ जो कि सड़क के समकोण या स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बाधक थे उन्हें धीरे धीरे कटिंग करते। तब तक हम किसी तरीके से जैसे अभी आ जा रहे थे आवागमन बनाए रखते, परंतु पेड़ों को पहले काट दिया गया और उनके स्थान पर प्रतिस्थापित नए पौधे वो उतने विकसित हो नहीं पाए। परिणाम पर्यावरण में ऑक्सीजन का स्तर घटना, पर्यावरण में बाढ़ को प्रभावित होना, पर्यावरण दूषित होना, छांव जो एक पेड़ के नीचे आसानी से हमें मिल जाता था उसका खत्म हो जाना, ये सब कुछ काफी मन को दुखी और संतापित करने वाला लगता है। तो यहां पर स्पष्ट है कि जो जंगली जानवर
आजकल एक और घटनाएं सुनने को आता है, अक्सर आप लोग न्यूज़ चैनल पे सुनते हैं कि कोई ना कोई जंगली जानवर, तेंदुआ, कभी कभी तो चीता, जंगल में रहने वाले जानवर शहर में या गांव में घुस आते हैं और उससे बड़ा नुकसान होता है, लोगों में आपातपी मच जाती है। तो ये जो कारण है, ये जो देखते हैं आपातपी या जंगली जानवरों का आना जाना, ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने तो पेड़ यानी इनके निवास स्थानों को ख़त्म कर दिया। जब इनका निवास स्थान यानी वन, पेड़ ये कटते जाएंगे, घटते जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? अतः ये हमारे भूमि पर, हमारे निवास स्थानों पर आएंगे और हम इनके हैं यहाँ जाके निवास करने लगे ने, वनों को काट कर वहाँ बिल्डिंग अपार्टमेंट खड़ा करते चले जा रहे हैं। तो ये एक वास्तविक रूप से नुकसान है, क्षति। वनों की कटाई वन क्षेत्र को कम कर रही है और जंगली जानवरों के जीवन को खतरे में डाल रही है। उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है, पीने के पानी के लिए कोई उचित झरनों का या तालाब नहीं है, इसलिए पशुओं की संख्या भी आज घटती जा रही है। यहां तक कि वे विलुप्त हो रहे हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी संख्याएं खत्म हो रही है, कम पड़ती जा रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए स्टूडेंट्स, तो वन को सुरक्षित रखना, वन को संरक्षित रखना आज हमारी एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। अगली जो फैक्ट जिस पर चर्चा किया जाएगा, जो मानव के दृष्टिकोण से मानव द्वारा किए गए ऐसी गतिविधियां जिनसे पर्यावरण प्रभावित हो रही है, वो है वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेस। वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों का बुरी तरीके से बर्बादी होना। हम दशकों से भूपृष्ठ को खोदकर अपनी जरूरतों के लिए कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ का दोहन कर रहे हैं। पेट्रोलियम की अधिकांश निकासी भविष्य की जरूरतों की पूर्ति के नाम पर की जाती है। भविष्य में अगर हाइड्रोजन ईंधन प्रौद्योगिकी पेट्रोलियम का स्थान ले लेती है तो पेट्रोलियम भंडार बेकार हो सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक तरीकों के बजाय हम बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करते हैं, या कोयला एक बार पृथ्वी की सतह में गुहाओं में खोदने पे प्राप्त होता है। ये गुहाएं बाढ़ के समय में परेशानियां पैदा कर सकती हैं और भूकंप का कारण भी बन सकती है, क्योंकि हम जब इनका खनन करते हैं तो वहां एक गड्ढा होता जाता है। जब पेट्रोलियम पदार्थों को हम दोहन करते हैं तो वहां वैक्यूम क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। अतः हमें देखा जाए तो इनके अलावा हम मिट्टी, पानी सहित कई संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। अतः हमें इन गतिविधियों पर रोक लगाना चाहिए एवं संसाधनों का प्रयोग मितव्यता के साथ करना चाहिए। मितव्यता यानी इकोनॉमिकली यानी कि जितना हो सके कंजूसी से प्रयोग करना चाहिए। यह बात ठीक है कि एक समय आने के बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को खूब अच्छे से विकसित कर लेते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ से इनकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इससे फायदा भी है, क्योंकि आज अगर कार्बन एमिशन का प्रमुख कारण देखा जाए तो ये इंडस्ट्रीज प्रमुख कारण है। इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पे कार्बन एमिशन का कारण बन रहे हैं। सो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडस्ट्रीज जो हैं ये काफी हद तक प्रभावित हो रही हैं। नाउ जब चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की कि अगले वो कौन से तत्व हैं जो मानव के लिए सबसे ज्यादा, मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण के लिए क्षति पहुंचा रहा है और मानव को नुकसान पहुंचा रहा है, वो है पॉल्यूशन। चौथा बिंदु पॉल्यूशन। प्रदूषण, पॉल्यूशन एक वाक्य में कहा जाए तो हर वो चीज जो हम ना चाहें, ऐसा बदलाव जो हम ना चाहें, अनवांटेड वेस्ट, अनवांटेड चेंज,
यानी एक लाइन में कहा जाए तो प्रदूषण क्या है? ऐसा बदलाव जो हम ना चाहें वो हो जाए तो वो पॉल्यूशन है। मनुष्य वातावरण को अत्यधिक प्रदूषित करता है, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण, प्रकाश और यहाँ तक कि मिट्टी प्रदूषण में भी शामिल योगदान है। या मानव गतिविधियां जैसे कि यात्रा, बिजली उत्पादन, औद्योगिक अपशिष्ट यानी औद्योगिक वेस्ट, नदियां, पॉलीथीन अपशिष्ट यानी पॉलीथीन का वेस्ट, कृत्रिम तरीके से कृषि जैसे लगातार डीडीटी या कीटनाशकों का छिड़काव, सेलफोन जैसे तमाम प्रकार के वाइब्रेशंस हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वाईफाई आदि इसके कारण माने जाएंगे। अब हर वो चीज जो हमारे अनुकूल परिस्थिति को प्रभावित कर दे, हर वो चीज हमारे वर्तमान की स्थिति को नुकसान पहुंचा दे, वो क्या बोला जाएगा, वो क्या माना जाएगा, उसे हम प्रदूषण के दायरे में रखेंगे। तो आज हम एक बेहतर रूप से आपसे क्लास ले रहे हैं। अचानक यहीं पर एक जोर से कोई माइक पीछे आगे कहीं बजाने लगी, तो हमारे आपके बीच का जो वार्तालाप का क्रम बेहतर चल रहा था वो प्रभावित हो जाएगा। ये प्रभावित होना प्रदूषण होगा, क्योंकि हम ऐसा बदलाव नहीं चाहते थे। हमारे आपके जीवन बेहतर रूप से चल रही थी, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक प्रदूषण है। हम क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो कि लगातार क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो भी प्रदूषण है। इस प्रकार से अनचाहे बदलाव को प्रदूषण की कैटेगरी में, दायरे में रख सकते हैं। यह प्रदूषण न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं और पौधों के लिए भी हानिकारक होता है। यह प्रदूषण स्वस्थ जीवन की अवधि को घटाता है। प्रदूषण काफी हद तक हमें नुकसान पहुंचाता है। यह प्रदूषण है जिसने प्रकृति में ऊष्मा की मात्रा बढ़ा दी है, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम। और आज स्थिति ये हो गई है कि पृथ्वी का जल स्तर, समुद्र का जल स्तर धीमे धीमे बढ़ने लगा है और कुछ ऐसे द्वीप हैं जो अब जलमग्न हो गए हैं और कुछ ऐसे द्वीप हैं जो जलमग्न होने की स्थिति में हैं। एक सर्वे के अनुसार कुछ वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि लगभग 20,000 द्वीप जो कि अच्छे खासे डेंसिटी पॉपुलेशन के साथ हैं वर्तमान में, वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, यानी जलमग्न हो जाएंगे। तो ये वास्तव में एक सीरियस प्रॉब्लम आज की डेट में हमारे सामने बनी हुई है। इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। सो प्रदूषण को नियंत्रित करना हमारी वर्तमान की आवश्यकता है। यहाँ के एक पॉइंट पे चर्चा करूंगा, दैट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिक पदचिन्ह। इस पर प्रश्न आया था एग्जामिनेशन में। पारिस्थितिक पदचिन्ह क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसे कहते हैं, तो इसकी चर्चा है। क्या है ये? दैट इज पारिस्थितिक पदचिन्ह पृथ्वी की पारिस्थितिक क्षमता के मुकाबले प्राकृतिक संसाधनों के मानव उपभोग का आकलन करता है। यानी कितना है और कितना उपभोग हो रहा है। ठीक है, कितना संसाधन है और हम कितना उपभोग कर रहे हैं। पदचिन्ह की गणना हमारे उपभोग की आदतों का सूक्ष्म स्तर पर ध्यान रखती है। इससे हम अपने आदतों का अनुकूल अनुरूप उपयोग संशोधित करेंगे। जितना उपयोग उतना उपयोग करें जितने की हमें आवश्यकता है, और मितव्यता के साथ करें कि प्रकृति में उतनी मात्रा हो भी। इसकी गणना का उद्देश्य लोगों को इसे अधिक स्थायी बनाने के लिए हमारे उपयोग व्यवहार को बदलने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना है। पारिस्थितिकी पदचिन्ह वैश्विक हेक्टेयर में मापा जाता है। यहाँ पर इसकी माप जो है वैश्विक हेक्टेयर में होता है। एक बार पुनः समझाऊंगा। पारिस्थितिक पदचिन्ह या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जिसका मतलब है कि प्रकृति में कितना संसाधन मौजूद है और हम कितना उसका उपयोग कर रहे हैं, इसका तुलनात्मक अध्ययन करना। अर्थात उतना उपयोग करना, उस तरीके से उपयोग करना कि उसके संसाधन मौजूद रहें और सस्टेन रूप से यानी संपोषण रूप से उपयुक्त लंबे समय तक होता रहे। इसे कहेंगे पारिस्थितिकी पदचिन्ह यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट।
यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है जिस पर एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी भी चर्चा करूंगा। दैट इज इकोटोन। इकोटोन का मतलब हो गया, दैट इज इकोटोन दो अलग अलग पौधों के बीच वनस्पति का संक्रमणकालीन क्षेत्र। इकोटोन मतलब दो अलग अलग वनस्पतियों के बीच की बफर स्टेट। बफर स्टेट जैसे कि वन और चारागाह दो सीमावर्ती समुदाय के प्रभाव से एक दूसरे पर किनारे प्रभाव को जमाता है। एग्जाम्पल के रूप में भाई वन है और वन और इधर शहर है, बीच में जो बफर स्टेट है कहा जाए चारागाह का स्थान है, या जहां पर जानवर विचरण करते हैं, यानी सीधे मानव की एक्टिविटी से ना जुड़ा हो, यानी शहर और वन के बीच का जो कुछ क्षेत्र है उसे इकोटोन कहते हैं। इस फीचर से इसलिए मैंने क्या कि एग्जामिनेशन में इन दोनों पर एक प्रश्न पूछा गया था, एग्जामिनेशन में आया था। तो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करी कि ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इफेक्ट द एनवायरमेंट, मानव को प्रभावित करने वाले मानव की गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या क्या हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए। मैं जल्दी अन्य वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।